हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन का आपस में सामंजस्य तालमेल बैठाने का प्रोसेस होता है। नहीं, कोऑर्डिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक ऑर्गन्स के फंक्शन का आपस में तालमेल बैठाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आइए देखें। कह रहा है एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कह रहा है कि जो फंक्शन होता है, ठीक है, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का हमारे बॉडी के अंदर मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, यानी उनके बीच क्या होना चाहिए? जरूरी तालमेल यानी सामंजस्य होना चाहिए। टू मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम है उनके फंक्शन के बीच क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। ठीक है, होम्योस्टैसिस होती क्या है? होम्योस्टैसिस, होम्यो माने क्या होता है? सेम, स्टैसिस माने क्या होती है? अवस्था। हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, जैसे बॉडी टेम्परेचर कितनी है? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही बनी रहे, यही है होम्योस्टैसिस है। तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। और इसको मेंटेन रखने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के बीच। ठीक है, यानी जो हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम उनके फंक्शन में जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारी होम्योस्टैसिस क्या होगी? मेंटेन होगी। अब देखना, कह रहा कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। कह रहा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है थ्रू विच, जिसके द्वारा टू और मोर ऑर्गन्स, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। एंड द कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट करते हैं द फंक्शन ऑफ वन एंड अदर, एक दूसरे के फंक्शन को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्गन्स क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एंड द कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ वन अदर, एक दूसरे के फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, तो एनर्जी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभी तुम बैठे हो, ठीक है, तो इतनी तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तुम क्या करो कि कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो, भाग दौड़ करना शुरू करो, तो तुम्हारी एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एनर्जी की डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, तो एनर्जी की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। किसके लिए बढ़ती है? फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी जो बढ़ी है उसी को मेंटेन करने के लिए। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर देखना, अगर हमने क्या किया कि फिजिकल, ठीक है, हमने क्या किया? फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की, तो फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करोगे तो तुम्हारी एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, अभी तो ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है? फूड के ऑक्सीडेशन से आती है। ठीक है, तो एनर्जी की डिमांड अगर बढ़ी तो जो तुम्हारा फूड है, ठीक है, जो तुम्हारा फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब इसको ऑक्सीजन से हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। अब ये तो अगर फूड का हमें ऑक्सीडेशन बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या किए थे? फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे तो एनर्जी की डिमांड बढ़ी थी। एनर्जी की डिमांड बढ़ी तो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के ऑक्सीडेशन से आती है। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर हमें क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन भी क्या होगी? ज़्यादा चाहिए। तो हमें क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। अब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगी। ठीक है, हमारे लंग्स में आएगी, लंग्स से वो कहाँ पे जाएगी? ब्लड से होते हुए हार्ट के पास जाएगी। तो अब हमारे हार्ट को भी क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, यानी हमारी हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हार्ट बीट बढ़ी तो जो हमारा ब्लड फ्लो है, ठीक है, जो हमारा ब्लड फ्लो है इसको भी बढ़ना पड़ेगा। यानी हम एक काम कर रहे थे और इसकी वजह से देखो कई सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, तो एनर्जी की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। फॉर मेंटेन करने के लिए एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो बड़ी हुई मस्कुलर एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन,
अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है तो नेसेसिएट्स आवश्यकता होगी एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड द इंक्रीज द ब्लड फ्लो वाया द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल द्वारा जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, और जब फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, तो जो हमारी एक्टिविटी है नर्व की, लंग्स की, हार्ट की एंड किडनी की, ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ग्रेजुअली यानी धीमे धीमे रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, अपनी नॉर्मल कंडीशन में चली जाएंगी, ठीक है। यानी ये फिजिकल एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो चीज़ें क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। जब फिजिकल एक्सरसाइज तुम छोड़ दोगे यानी बंद कर दोगे तो चीज़ें धीमे धीमे क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। दस यद्यपि द फंक्शन ऑफ मसल, ठीक है, यानी जो फंक्शन है किसका, मसल का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड का, ठीक है, ब्लड वेसल्स का, किडनी का एंड द अदर ऑर्गन्स, और दूसरे ऑर्गन्स का, आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं वाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है। कह रहा है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो फंक्शन होता है मसल का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल का, किडनी का और दूसरे ऑर्गन का, ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, यार हमारे बॉडी में एक न्यूरल सिस्टम है और एक क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ज्वाइंटली माने एक साथ, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। कह रहा है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ये ज्वाइंटली एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटी को ऑफ द ऑर्गन से, सो दैट, ताकि दे फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ताकि ये एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन यानी ये सब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के काम कर सकें, ठीक है। तो यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स या दो या दो से अधिक ऑर्गन्स का, ठीक है, तो कैसे होता है, न्यूरल और एंडोक्राइन ये दोनों मिल के करते हैं, ठीक है। ना ही तो सिर्फ हमारा न्यूरल सिस्टम, ना ही तो सिर्फ हमारा ब्रेन करता है, ना ही तो एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ हमारी ग्लैंड करती हैं, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, ठीक है। आइए देखें। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। कह रहा न्यूरल सिस्टम जो होता है प्रोवाइड यानी देता है एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क देता है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, तुरंत कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड द केमिकल इंटीग्रेशन, और जो तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हमें देता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। यानी न्यूरल सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है, और जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी जल्दी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है कोऑर्डिनेशन, किसके थ्रू किया जाता है, हार्मोन्स के थ्रू, इसलिए क्या होता है, स्लो होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। कह रहा है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म क्या है, यानी किस तरीके से न्यूरल कोऑर्डिनेशन से मैकेनिज्म न्यूरल कोऑर्डिनेशन का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड द इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द सिनेप्स, और एक सिनेप्स से यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे नर्व इम्पल्स जाती है, यही सब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए देखो, न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। कह रहा न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स का न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। कह रहा जितने भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स का न्यूरल सिस्टम एक हाईली स्पेशलाइज्ड यानी एक हाईली स्पेशल सेल से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है एंड ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, अलग अलग प्रकार के स्टिमुलाई यानी उत्तेजना को, ठीक है।
द न्यूरल सिस्टम इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, यानी जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका न्यूरल सिस्टम क्या होता है, सिंपल होता है। न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रा में इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये बना होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, और इंसेक्ट में ये क्या होता है, न्यूरल सिस्टम और बेटर होता है। वेर ए ब्रेन इज प्रेजेंट, जहाँ पे एक ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद ए नंबर ऑफ द गैंग्लिया, बहुत सारी गैंग्लिया के साथ क्या होता है, ब्रेन भी होता है। एंड द न्यूरल टिश्यू, और न्यूरल टिश्यू भी। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वर्टिब्रेट्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, वेरी सिंपल होता है किसमें, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि हाइड्रा में, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट में ये क्या होता है, ठीक ठाक होता है, क्योंकि इंसेक्ट के पास क्या होता है, ब्रेन भी होता है और गैंग्लिया, उसके साथ कुछ गैंग्लिया भी होते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और एक होता है तुम्हारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। होता क्या है कि ये, ठीक है, ये एक बंदे की बॉडी होगी, ठीक है। ये इसका पैर, ठीक है। ये इसका हाथ हो गया, ठीक है। क्या करोगे यार, मेरी आर्ट इतनी ही अच्छी है। ओके, अब दे देखना, कह रहा है कि जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम होता है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होता है, जो इसके बॉडी के सेंटर पे आता है, ठीक है। ये इसकी बॉडी का सेंटर है, तो इसके सेंटर पे जो आएगा उसे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहेंगे। और उसके अलावा ये जो साइड है, ठीक है, हाथ पैर और ये जो साइड है, इस पे जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहेंगे। तो ये बताओ, ये सेंटर पे क्या आता है, तो सेंटर पे क्या आता है, ये ब्रेन आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी तुम्हारे पीछे पे, यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं ये सेंटर पे आते हैं, तो ये क्या हो गए तुम्हारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इधर देखना, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं। एंड इज द साइट, और ये क्या होती है, जगह होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, यहीं पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल किया जाता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है यहीं पर क्या किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, कि इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है, ठीक है। यानी डिसीजन यही लेता है और फिर कंट्रोल करता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये कंप्राइजेज मिलकर बना होता है ऑफ ऑल द नर्व, यानी सारे नर्व से मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, बॉडी के एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जितनी भी तुम्हारी, ठीक है, मान लो यहाँ तक कोई नर्व निकली है वो जाके तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या और जुड़ रही है, ये भी जुड़ रही है, ये भी जुड़ रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कोई है ये भी आके जुड़ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई है ब्रेन में जाके जुड़ रही है। तो कह रहा है जितनी भी नर्व हैं जो तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार से, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द नर्व फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व फाइबर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, आर ऑफ टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स, जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं सेंसरी, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होते हैं, सेंसरी नर्व होती है। और जो इफरेंट फाइबर्स होती है इसे हम बोलते हैं मोटर, ठीक है। ये क्या होती है, मोटर नर्व होती है। इधर देखना, द अफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है, अरे जो अफरेंट नर्व फाइबर होती है ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी टिश्यू ऑर्गन से ये इम्पल्स यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द इफरेंट फाइबर्स, और जो इफरेंट फाइबर होती है ये ट्रांसमिट करती है रेगुलेटरी इम्पल्स को, ठीक है, ये रेगुलेटरी इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द कनेक्टेड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन, यानी जो उससे कनेक्टेड पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन होते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखना,
यानी जो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, मान लो ये एक नर्व है और ये इन्फॉर्मेशन को क्या लेके जा रही है तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो इसे हम बोलेंगे अफरेंट, ठीक है। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को कोई लेके, ठीक है, इस वाले पार्ट तक आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तो उसे हम बोलते हैं एफरेंट, ठीक है। यानी जो अफरेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। और जो इफरेंट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को लेकर आता है, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, ठीक है। कह रहे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसे हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है तुम्हारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, कह रहे जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये रिले इम्पल्सेस, ये इम्पल्स को क्या करता है, रिले करता है, फैलाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ, स्केलेटल मसल जो हमारी होती है, यानी ऐसी मसल जो बोन से अटैच हो, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स यानी सिग्नल को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ठीक है, एंड द स्मूथ मसल, ठीक है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल जो हमारे बॉडी के वहाँ पर इंफॉर्मेशन को भेजता है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इसे हम फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ओके। तो देखना, तो सबसे पहले बात करें कि न्यूरल सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। अभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसे हम क्या करते हैं, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल स्केलेटल मसल। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है कहाँ से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल, ठीक है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल, ठीक है। अभी जो तुम्हारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसे हम फर्दर क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखना विसरल नर्वस सिस्टम। ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है ना ये भी एक प्रकार का क्या है ये भी क्या होता है, पार्ट होता है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ठीक है, तो कह रहा विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस, जो मिल के बना होता है, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, यानी सारे जो नर्व हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया एंड द प्लेक्सस हैं, ठीक है, बाय विच, जिसके द्वारा इम्पल्स को ट्रेवल कराया जाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरल विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी जितनी भी नर्व्स हो गए, ठीक है, नर्व्स हो गई या इम्पल्स फाइबर्स हो गई, गैंग्लिया हो गई, जितनी भी है, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, विसरा, ठीक है, विसरा यानी इंटरनल ऑर्गन की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन को इंटरनल ऑर्गन तक ले जाएं और इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये किसका पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो विसरा में क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पे, विसरल, ठीक है, यानी जो विसरा होता है इंटरनल इंटरनल ऑर्गन होता है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू
विसरा, ठीक है। और विसरा से इंफॉर्मेशन को कहाँ पे ले जाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा यानी इंटरनल ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाला, और यहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने वाला, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलिए देखें। न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, इसी को अंडरलाइन कर लो कि न्यूरॉन जो होता है एट द स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, न्यूरल सिस्टम का। क्योंकि जो न्यूरल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। यानी सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। इसे न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, न्यूरल सिस्टम की। ए न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, जो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन, ठीक है। अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो एक न्यूरॉन में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तुम्हारी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, तुम्हारी ब्रांचिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लंबा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और ये एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, और इससे छोटे छोटे क्या होते हैं, पाउच लगे होते हैं, ठीक है, जिसे सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो ये है कि न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, जो 3 मेजर पार्ट से मिलकर होते हैं, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन द साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, कह रहा है ये जो सेल बॉडी होती है इसके पास क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडी, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्रेनुलर बॉडी भी होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, कंचे की तरह, ठीक है, जो कंचा आता है ना, गोली, उस तरीके से क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली, कह रहा शॉर्ट फाइबर जो बार बार क्या होते हैं, शॉर्ट फाइबर, ठीक है, विच ब्रांच, जिसकी ब्रांच क्या होती है, रिपीटेडली, रिपीटेडली यानी बार बार, एंड प्रोजेक्टेड आउट, ठीक है, और बाहर की तरफ निकली होती है, ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से, ठीक है। तो कह रहा है कि शॉर्ट फाइबर होते हैं जिसकी ब्रांच क्या होती है, विच ब्रांच रिपीटेडली, जो बार बार क्या होती है, ब्रांच ब्रांच हुई होती है, और सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसके पास भी क्या होता है, नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। Cell body also contain निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यानी जो निसल्स ग्रेन्यूल्स है ये तुम्हारी सेल बॉडी के पास तो होता ही है, सेल बॉडी के साथ साथ ये डेंड्राइट्स में भी होते हैं। देखो ये तुम्हारे क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स, और ये निसल्स ग्रेन्यूल देखो यहाँ पर भी हैं। तो ये कह रहा है कि निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तुम्हारे सेल बॉडी में होते हैं, सेल बॉडी के अलावा कहाँ पे होते हैं, तुम्हारे डेंड्राइट्स में भी होते हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स, ठीक है, यानी डेंड्राइट्स की बात कर रहा है कि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, टूअर द सेंटर बॉडी, ठीक है, सेंटर बॉडी की तरफ, टूअर द सेल, सॉरी सेल बॉडी, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ, सेल बॉडी की तरफ। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग, कर जो एक्सॉन होता है वो लंबा, ठीक है, लॉन्ग फाइबर, डिजिटल एंड ऑफ विच, जिसका जो डिजिटल यानी आखिरी वाला जो हिस्सा होता है, इस ब्रांच कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ईच ब्रांच टर्मिनेट, और प्रत्येक ब्रांच का जो टर्मिनेट यानी एंड होता है, एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं, विच पॉसेस द सिनेप्टिक वेसिकल, और उसके अंदर क्या होते हैं, उस जो सिनेप्टिक नोब होता है उसके छोटे अंदर छोटे छोटे पाउच रखे होते हैं जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, कंटेनिंग द केमिकल, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सॉन, सॉरी एक हमारे क्या होगी, न्यूरॉन होगी। कोई कह रहा है न्यूरॉन में क्या है, ये तुम्हारा डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट जो ये इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, कहाँ पे, सेल बॉडी की तरफ भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लंबा सा स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन बोल रहे हैं। तो कह रहा है एक्सॉन का जो टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन का ये जो टर्मिनल है ये कहता होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसके प्रत्येक ब्रांच पे क्या होता है, एक ये क्या है, छोटा सा क्या है, पाउच, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, पाउच रखा होता है। इस पाउच को हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, और उस पाउच के अंदर क्या होता है, केमिकल भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरो कहते हैं, ठीक है। आइए देखें।
द एक्सॉन ट्रांसमिट, एक्सॉन जो होता है ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स यानी सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर टू ए सिनेप्स, सिनेप्स की तरफ और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। यानी डेंड्राइट्स होता है जो होता है वो सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को भेजता है, और एक्सॉन जो होता है ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर भेजता है। ठीक है, दूर कहाँ पे भेजता है? सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स क्या होगा आगे भी पढ़ोगे, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पर इंफॉर्मेशन को ये भेजता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है, किसके आधार पे? नंबर ऑफ एक्सॉन या डेंड्राइट्स के आधार पे द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर का होता है विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। ठीक है, एक एक्सॉन और 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं जिसमें एक एक्सॉन होगा, कितना? एक एक्सॉन होगा, और 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें क्या होगा? विद 1 एक्सॉन, एक एक्सॉन होगा, एंड 1 डेंड्राइट्स, और एक ही क्या होगा? डेंड्राइट्स भी होगा, और ये तुम्हारे पाए जाते हैं रेटिना ऑफ द आई की रेटिना में पाए जाते हैं। एंड द यूनिपोलर, और यूनिपोलर जो एक्सॉन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन, इसमें क्या होता है? ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है उसमें क्या होता है? सिर्फ एक सेल बॉडी होती है और सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर डेंड्राइट्स क्या होते हैं? यूनिपोलर में एब्सेंट होते हैं। फाउंड ये पाए जाते हैं यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये कब पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, यहाँ पे 2 प्रकार के एक्सॉन होते हैं। ठीक है, एक्सॉन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, यानी एक एक्सॉन, ठीक है, एक एक्सॉन ऐसा होगा जिसके चारों तरफ क्या होगी? कवरिंग होगी, उसे माइलिनेटेड कहेंगे, और एक एक्सॉन ऐसा होगा जिसके चारों तरफ क्या होगी? कवरिंग यानी शीथ एब्सेंट होगी, उसे नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर और कह रहे जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती हैं, ठीक है, इन्वॉल्व, वो क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं, यानी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, विद द स्वान सेल, किसके साथ? स्वान सेल के साथ, इनके साथ क्या होता है? स्वान सेल के साथ लगी होती हैं। यानी ये क्या है? तुम्हारा माइलिनेटेड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये सीथ है, लेकिन सीथ के साथ साथ यहाँ ये क्या है? स्वान सेल है। तो स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल के साथ ये क्या है? ये एक्सॉन क्या है? लिपटा हुआ है। तो ये क्या है कि द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, यानी बंद होते हैं किसके साथ? स्वान सेल के साथ, विच फॉर्म ए माइलिन शीथ, जो एक माइलिन शीथ बना लेता है अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, यानी 2 एडजेसेंट यानी 2 अगल बगल वाले माइलिन शीथ के बीच जो ये गैप होता है ना, ये जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। ठीक है, कर जो माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पाइनल, स्पाइनल में पाए जाते हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रैनियल नर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय ए स्वान सेल। कर जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होती हैं वो इंक्लूज होती हैं किसके साथ? स्वान सेल के साथ। दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ नहीं बनाता है। ठीक है, अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ ये माइलिन शीथ नहीं बनाएगा। एंड इज कॉमनली फाउंड इन, और ये कॉमनली पाया जाता है ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, यानी स्वान सेल माइलिनेटेड के पास भी होता है और नॉन माइलिनेटेड के पास भी होता है, लेकिन माइलिनेटेड में क्या होता है कि स्वान सेल क्या करती है? माइलिन शीथ बना देती है, और नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है कि जो स्वान सेल होती है माइलिन शीथ नहीं बनाती है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।